तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार के ओरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 211 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे यू किंगडम के रूलर को भी लू फेंग के पावर अप के बारे में पता चल गया था। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग में पहुंच गए हो। तो लू फेंग यहाँ पे मना नहीं करता और कहता है कि हाँ, तुमने जो सुना है वो सही सुना है। जिसको सुनकर वो कहते हैं इम्प्रेसिव, ये तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इसी कारण तो तुम ओरिजिन कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड किंग कहलाए जाते हो। तुम गॉड किंग के सेकेंड लेवल पे सिर्फ 200 ईयर्स में बन गए हो और तुमने तो इतनी पावर को शोकेस कर दिया था अपने फर्स्ट लेवल में ही। दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि देखो, ओरिजिन कॉन्टिनेंट में ऐसे कई सारे बंदे हैं जो कि मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं और वहाँ पे कहता है कि मैं तो उन सब के सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो अब देखा जाए तो लू फेंग अभी सेकेंड लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं किया है। मतलब कि अभी तक देखा जाए तो हमें ऑफिशियली नहीं बताया गया है, बल्कि ये बताया जाता है कि लू फेंग ने इंडिस्ट्रक्टिबल लाइट ऑफ द केओस वर्ल्ड और साथ में ग्रेट एनिहिलेशन टेक्निक को भी कंप्रीहेंड किया था और फ्यूचर में वो और भी सेकेंड लेवल सीक्रेट टेक्निक्स को कंप्रीहेंड करने वाला है। और इन सब को मास्टर करने की वजह से कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो अभी भी फर्स्ट लेवल में मौजूद है। मतलब कि देखा जाए तो लू फेंग को कहा जा सकता है कि उसने सेकेंड लेवल में ऑफिशियली कदम रख दिया है, कंप्लीटली ब्रेक थ्रू को क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि अभी सेकेंड लेवल में भी लू फेंग को काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। लू फेंग भी अपने लोअर रेलम में रह के हायर रेलम के टेक्निक को तो हमेशा से बनाता ही रहा है। और फैक्ट की ये बात है कि अगर एक्यूमुलेशन की बात करें तो जब तक कोई बंदा लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन को एक्यूमुलेट कर ले, उसको सीख जाए, तो कोई भी बंदा आराम से गॉड किंग के सेकेंड लेवल में आ सकता है और उसकी पावर धीरे धीरे तो बढ़ती ही जाएगी। अब यहाँ पे यू किंगडम के रूलर कहते हैं कि तुम्हारे पास जो टैलेंट है, तुम फाइनली अल्टीमेट रेलम का एम कर सकते हो, मतलब उस लेवल तक जा सकते हो। तो लू फेंग कहता है कि देखिए, यहाँ तो बात है। अब लू फेंग जानता था कि अल्टीमेट रेलम सेकेंड लेवल ऑफ डिवाइन किंग रेलम से काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और वो कहता भी है। यहाँ पे ओरिजिन कंटेंट में ऐसे कई सारे बंदे होते हैं जिन्होंने सीक्रेट टेक्निक अल्टीमेट रेलम की कंप्रीहेंड कर रखी होती है। यहाँ तक कि एम्पर्स और मोनार्चीज ने भी इसको अचीव किया होता है। एम्पर ग्यूजी भी इसको कर चुके होते हैं, लेकिन इस पूरे इरा में सिर्फ लॉर्ड ऑफ और रेलम्स और एम्पर किंग ही ऐसे थे जो कि अल्टीमेट रेलम तक जा पाए हैं। अब दिखाया जाता है यू किंगडम को, जो कहते हैं कि हाँ, तुमने तो सही कहा, इसको पाना सच में मुश्किल होता है। अब वो इतने सालों से जिंदा है, लेकिन फिर भी वो अल्टीमेट रेलम तक नहीं जा चुके हैं। बताया जाता है कि जो लू फेंग की न्यूज़ होती है कि उसने सेकेंड लेवल के गॉड किंग को सिर्फ एक ही सिंगल इंडिस्ट्रक्टिबल लाइट ऑफ केओस से हरा दिया था। तो ये न्यूज चारों तरफ फैल जाती है और इसके इमेजेस भी चारों तरफ अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है स्काई क्वीन किंगडम और सी किंगडम को, जहाँ पे उन्हें पता चल जाता है लू फेंग के बारे में। अब यहाँ पे उन्हें विश्वास नहीं होता कि लू फेंग ने सिर्फ अपने एक छोटे से अटैक से, वो भी लू फेंग की पूरी पावर फिजिकल पावर नहीं होती, उसके बदौलत एक सेकेंड लेवल गॉड किंग को एक ही अटैक में यहाँ पे उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये लाइट, जो सॉर्ड लाइट निकल रही है, वो ना कोई वेपन है ना कोई ट्रेजर है, बल्कि वो पावर का कंडेंस करके अटैक किया गया है और इसकी पावर तो सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। ये आखिरकार कैसे हो सकता है। अब रूलर ऑफ स्काई किंगडम के पास भी हाई लेवल ऑफ कल्टिवेशन थी, वो भी जानते थे कि आखिरकार ये जो अटैक है वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है और कहता है कि ये स्वॉर्ड लाइट तो सच में हाई लेवल ऑफ कल्टीमेशन को अचीव कर चुकी है। अब स्काई क्वीन किंगडम के अंदर कई सारे इमोशंस आने लगते हैं और वो कहता है कि अगर मैं ऐसे डेलिकेट मूव को चल पाता तो क्या ही बात रहती। और वो कहता है शायद मैं अपने फुल पावर ऑफ ह्यूमन मूव ब्लड लाइन को भी यूज कर लूँ तो शायद ही मैं ऐसा अटैक को परफॉर्म कर पाऊँ। ये तो सच में अनपैरेलल टैलेंट है। अब इसी के साथ में हमें लॉर्ड ऑफ टियानकुन को दिखाया जाता है, जिसके बारे में भी, जिसको लू फेंग के भी बारे में पता चल जाता है कि लू फेंग ने ऐसे ऐसे कारनामे कर रखे हैं। लास्ट टाइम लू फेंग से जब उसकी फाइट हुई थी तो ये जान गया था कि लू फेंग की जितने भी अटैक से, जितने भी मूव से, वो कितने ज़्यादा क्लमसी है, वो कितने ज़्यादा उसको उलझा कर रखने वाले थे।
और उसे विश्वास नहीं होता कि ये लुओ ही सिर्फ 200 सालों के अंदर ही अपने वीकेस्ट से लेके अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फेज तक आ चुका है। और यहाँ पे वो कहता है कि मुझे फ्यूचर में उससे और भी बचकर रहना चाहिए। अब देखा जाए तो लू फेंग की रियलम अभी हाई हो चुकी है। लू फेंग चाहे तो अल्टीमेट रियलम की सीक्रेट टेक्निक को भी यहाँ पे मास्टर कर सकता है और उसकी पावर अभी ग्यूजी एम्पर के कंपेरेबल है। लेकिन क्या हुआ, उसकी पावर के रहने से इतना क्या ही मतलब है। वो कहता है कि मैंने देखा है एम्पर लेवल की भी इतनी पावर को, लेकिन फिर भी मैं ये यकीन नहीं करता कि कोई भी बंदा अपने सिर्फ एक ही अटैक से मेरे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और मुझे री इनकारनेट करने का मौका नहीं देगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब बताया जाता है कि ऐसे ही चारों तरफ न्यूज़ फैल जाती है और इसी के साथ हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि यानफिंग एंशिएंट किंगडम के फर्स्ट एम्पर होते हैं, जो कोई और नहीं डियान होता है। डियान को भी ये न्यूज़ पता चल जाती है और वो भी कहता है कि लू है सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग बन चुका है। और वो कहता है कि उसके लेवल तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जल्दी जल्दी बढ़ रही है। वो तो अपने क्लोन्स में भी अच्छा था, अपने फर्स्ट लेवल में रह के उतने इतने अच्छे अच्छे कारनामे कर रखे हैं। और अगर बात करें गॉड किंग्स में तो यहाँ पे लुओ ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसके क्लोन्स तो और भी ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। अब ना जाने वो सेकेंड लेवल में आकर क्या क्या कारनामे दिखाने वाले हैं। उसकी पावर्स उसकी एक क्लोन किसी भी ग्रुप ऑफ रॉयल या फिर गॉड किंग्स के ग्रुप को रोक कर रख सकती है, उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। और डियान कहता है कि सिर्फ एक ही ऑब्स्टेकल में मास्टर के बीच में आता है जो कि डीचू उसका मास्टर होता है और उसे विश्वास होता है कि यहाँ पे वो उसको हरा सकता है। यहाँ पे ऐसे ही वो बहाने बनाने लगता है कि क्या पता अगर उसे लू फेंग की असली ताकत का पता होता तो वो ऐसा सोचता भी नहीं। अब ऐसे ही हमें दिखाया जाता है कि ये सब तो हो चुका होता है। लू फेंग ने डिस्टर्बेंस तो काउज कर दी होती है, लेकिन लू फेंग रुकता नहीं। लू फेंग और भी आगे बढ़ता जाता है। वो बड़े बड़े सिटीज़ में जाके वहाँ के फूड को ट्राई करता है। वहाँ पे वो फूड किंगडम्स तक में जाता है, बाहर के सिटीज़ में भी जाने लगता है। वहाँ पे वो क्रुएलिटी देखता है, उन सबको मरते हुए देखता है। मतलब जिस चीज़ को बचाया जा सकता है उसको बचा सकता था, लू फेंग उसको बचा लेता था। मतलब हर कोई को अपने सामने आखिरकार लू फेंग ऐसे किसी को मरते थोड़े ना देख सकता हम। जहाँ पे वो लू फेंग कई सारे ट्राइब्स के भी अंदर जाता है और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन एक छोटे से ट्राइब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ हजार लोग रहा करते थे। और तभी वहाँ पे वॉरशिप आ जाती है कुछ इलाइट टीम की, जिसमें 10 ट्रू गॉड्स के वर्ड बंदे होते हैं और 100 ट्रू गॉड्स लेवल के बंदे होते हैं। और वो सब आकर दिखाया जाता है कि वो सब अपने वॉइस सीक्रेट ट्रेजर्स का यूज़ करके पूरे के पूरे इंटायर ट्राइब को ही वहाँ पे उठाकर किडनैप कर ले जाने वाले थे। और हमें उन सारे ट्राइब्स के बंदे को दिखाया जाता है जो ये देखकर पैनिक करने लगते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब जो वॉरशिप पे टीम होती है वो आराम से सबको पकड़ कर ले जा रही होती, उनका सिर्फ यही काम ही होता है अलग अलग ट्राइब्स में जाओ, वहाँ के लोगों को पकड़ कर लेकर आ जाओ। और ये इंसिग्मेंट नंबर होता है। पता चलता है कि असल में वो उनके लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए ले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है, उन्हें झटके से कहती है चलो यहाँ से चले जाओ। और एक ही झटके से वो वॉरशिप हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस किलोमीटर दूर जाकर गिरती है और वहाँ पे ट्राइब बच जाता है इन सबके पास किडनैप होने से पहले। अब थाउजेंड्स ऑफ क्रिएचर्स जितने भी होते हैं ट्राइब के वो सभी उस तरफ देखने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या, जिसके बाद वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं कि जल्दी करो हमें यहाँ से निकलना होगा। वो सब वहाँ से निकल जाते हैं अपने सारी चीज़ों को लेकर। लू फेंग ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। लू फेंग ये जान चुका था कि वो बंदे जो कि आए हुए थे इन सबको किडनैप करने उठाने के लिए वो असल में फूड किंगडम्स के बंदे होते हैं। वो कहता है कि फूड किंगडम के खाने तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग, मतलब लू फेंग को पता था कि ये लोग जितने भी बंदे हैं टियान कुन के फूड किंगडम के वो इनसाइड काउंटलेस क्रिएचर्स को भी मारा करते हैं। यहाँ पे लू फेंग को उससे पहले से ही नफरत थी और अब तो और भी होने लगी थी। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि वो टियान कुन तो हमेशा से काउंटलेस लिविंग बीइंग्स को डिवोर करता रहा है और इसी कारण वो इतना क्रूअल मेथड्स को यूज़ करता है। इनफैक्ट ये था कि जो फूड किंगडम होता है ना, वो जितने भी थर्ड रेट कंट्रीज होते हैं उन सबको फोर्स करता अपने स्ट्रेंथ। सब थर्ड रेट की कंट्रीज की पावर ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वो उन सब के सामने हार मान जाते हैं, उनके कंडीशन को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो फूड किंगडम्स की आदत थी जो कि बहुत पहले से ही। लू फेंग के टीचर्स को भी देख लो, उसके भी किंगडम पे अटैक करके उन सबके परिवार वालों
वालों को मार दिया गया होता है। ऐसा ही अभी भी कर रहा होता है, सबको मारता है। अब देखो यहाँ पे वो सेकेंड रेट के जितने भी कंट्रीज होते वो ऐसे ही अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड किया करते थे, लेकिन फूड किंगडम्स तो वहाँ पे सबको खून खराबा ही पसंद था। जैसे कि बाकी सारे नेगोशिएशंस करते थे, लेकिन ये फूड किंगडम वो तो सीधा जाके लोगों को मारता था, वहाँ के उन सबको कंप्लीटली खत्म किया करता था, जो कि बुरा चीज़ है। लेकिन आखिरकार पावर के सामने लोग क्या ही कर सकते हैं, और लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो भी क्या ही कर सकता है। ऑरिजिन कॉन्टिनेंट है जहाँ पे पावर ही सब कुछ माना जाता है। ऐसे कई सारे बंदे हैं जो कि लॉर्ड ऑफ टियान कुन से भी ज़्यादा क्रूअल हैं। वो ह्यूज टेरिटरी काउंटलेस क्रिएचर्स को डिवावर करते थे, ऑक्यूपाई करते थे, सबको मारा करते थे। और बात करें कंपैरिजन में, तो जैसे एक पिछले में मिस्टीरियस फोर्स आया था जो कि उस गाने बजाने वाली जिऊ फेंग यू को स्लेव बना कर रखी थी, तो वो भी ये सब हुआ करता था, मतलब वो जीनियसेस को स्लेव बनाया करते थे। यहाँ पर तो ऐसे बहुत ही बुरे बुरे कांड थे जिसके बारे में अभी तो बताया ही नहीं गया था। अब लू फेंग अपने सफ़र को जारी रखता है। लू फेंग सेकेंड रेट कंट्रीज़ के हर एक सेकेंड रेट कंट्रीज़ में ट्रैवल करता है, थर्ड रेट कंट्रीज़ में जाता है, यहाँ तक कि लू फेंग टियानमू किंगडम में भी जाता है, वांजी किंगडम में भी जाता है, और कई सारे स्मॉल कंट्रीज़ या फिर थंडर एंसेंट कंट्रीज़ में भी जाता है। फाइनली वो टियानजी आइसफील्ड जो कि थंडर एंसेंट किंगडम्स के बॉर्डर पे मौजूद होता है, वहाँ पे एंट्री लेता है। अब लू फेंग ने सारी जगह कवर कर लिया था, सिर्फ अपने रिमोट ईस्ट पोल रीजन को छोड़कर, और इस प्रोसेस में लू फेंग ने एक के बाद एक कई सारे नेम डिस्पल्स को एक्सेप्ट किया था। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे लू फेंग को एहसास होता है कि विंड और स्नो हाउल कर रही है। तभी टियानजी आइसफील्ड बहुत ही ठंडी होती जा रही है, और वहाँ पे ये ठंड इतनी थी कि जितने भी ऑर्डिनरी बंदे थे वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे। अब लू फेंग वहाँ पे स्नो से आगे बढ़ता है, और तभी वहाँ पे लू फेंग को कुछ मधुर आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिसे देखकर लू फेंग की आंखें चमक उठती, क्योंकि वो म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ पे लू फेंग ने ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में कई सारी जगह पे घूम रखा था, लेकिन लू फेंग ने कई सारे म्यूजिक को सुनने के बाद ये म्यूजिक उससे इतना भाया कि लू फेंग बता ही नहीं सकता था। लू फेंग उस तरफ जाने लगता कि आखिर वो बंदा कौन है, और इसी के साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे उस सिटी के ऊपर एक फिगर अपीयर होता है जो कोई और नहीं लू फेंग होता है, जो कि उस गाने को सुनने के लिए आया होता है। लू फेंग बड़े ही आराम से उस गाने को सुनना शुरू कर देता है, और देखता है कि उस म्यूजिक को सुनने की वजह से लू फेंग की जो यादें होती है वो ताज़ा होने लगती है। लू फेंग को उस वक्त की मेमोरीज आती है जहाँ पे वो अपनी वाइफ जियोजिन के साथ स्कूल में रहा करता था। उसके लू पिंग और लू हाई के बेटे मतलब जो होते हैं उनका भी सीन दिखाया जाता है। पता नहीं यहाँ पे लू पिंग और लू हाई का जिक्र उतना नहीं होता, या फिर जियोजिन का भी यहाँ पर बताया भी नहीं गया कि क्या वो लोग सच में अपग्रेड हुए या फिर नया लेवल अप किए या फिर नहीं, क्योंकि देखा जाए लू पिंग के पास इतना रिसोर्सेज है कि वो उन सबको खिला पिला कर ट्रू गॉड्स बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग उन सबको सुनना था, और तभी वहाँ पे एक एलाइट आर्मी भी मौजूद थी जो कि उस बंदे से कहता एन फेंगिया क्या तुम बजाना बंद कर दिए, अगर तुमने बंद कर दिया तो मैं एक्शन ले सकता हूँ। और वहाँ पे आर्मी आई हुई थी जो कि असल में उस बंदे को पकड़ने के लिए आए हुए थे। अब वो बंदा कहता है कि जनरल जेयून क्या मैं अपने एक और नई क्रिएटेड टीम को ख़त्म कर सकता हूँ, तो वो बंदा कहता है ठीक है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चलो तुम बजाओ। और तो बंदा कहता है ठीक है। अब सुनिए, अब वहाँ पे हमें उन आर्मी के साथ एक ब्लैक एलियन बीस्ट को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ के लोगों को मार रहा होता है। इसी के साथ वो यंग मैन मुड़ता है और अपने फिर से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो बजाता है वहाँ पे कई सारे इल्यूजन्स आने लगते हैं, वो ब्लैक बीस्ट को भी अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन ब्लैक बीस्ट जिसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है उसके म्यूजिक से उसे कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती ही नहीं है। और फिर हमें यंग मैन को दिखाया जाता है जो कि इसमें नाकामयाब हो पाता है, और दिखाया जाता है तभी एक आवाज़ आती है जो कहती है कि छोटे बच्चे तुम्हारी म्यूजिक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिसको देखकर वो मैन उस तरफ शॉक होते हुए देखता है, और देखता है कि वहाँ पे एक ब्लैक मैन जो कि सिटी के टॉप पे बैठा हुआ हाथों में शराब की बोतलें लेकर उसकी तरफ ही देख रहा था। इसकी पावर्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे लू फेंग क्या आता है तो वहाँ के जितने भी मोस्ट सराउंडिंग होते हैं वो कम्प्लीटली साइलेंस हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो ब्लैक बीस्ट भी मोशनलेस हो जाता
जाता है, हवा में ही खड़ा हो जाता है मूर्ति की तरह, और वो बंदा झुकते हुए कहता है कि एन फेंग अपने लॉर्ड से मिलना चाहता है, मतलब ग्रीट करता है। अब यहाँ पे लू फेंग उसका नाम सुनता है जो कि एन फेंगिया होता है, जिसके बाद लू फेंग यान फेंग गिल्ड से हाउस से कनेक्ट करता है और उसके सारे इंफॉर्मेशन को निकाल देता है। लू फेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि एन फेंगिया, तुम्हें म्यूजिक पसंद है और तुम यहाँ पे सिटीज में घूमना पसंद करते हो, और वो उसे कहता है कि क्योंकि तुमने यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस क्रिएचर्स को एक स्मॉल सिटी में देखा जो कि डिवावर हो रहे थे, तो इसलिए तुमने गॉड किंग जीवो को हर्ट किया ताकि तुम उन लोगों को बचा सको, और अभी भी किंग जीवो के लीजेंड्स आर्मी तुम्हें खरीद रहे हैं ना। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि हाँ ऐसा ही है। अब यहाँ पे वो कहता है कि आप तो सब जानते हैं। तो लू फेंग उससे पूछता है कि जबकि तुम्हें पता था कि वो गॉड किंग जीवो है, तो फिर भी आखिर तुमने उन सबको बचाने के लिए एक्शन क्यों लिया। तो वो बंदा कहता है कि मेरी अगर वर्थ, मेरी जो जिंदगी है, अगर किसी को वो मिलियंस ऑफ लाइफ्स को एक्सचेंज में किया जा सके तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। यहाँ पे मैंने जो एक्शन लिया उसकी वजह से उन मिलियंस ऑफ लोग भागने में कामयाब हो पाए, और मैं ये भरोसा करता हूँ कि उस वजह से कई ऐसे लोग होंगे जो कि सर्वाइव कर पाए होंगे। तो लू फेंग सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि तुम अपनी जान के बदले दूसरों की जान की फिक्र करते हो जो कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, जिसे तुम जानते भी नहीं हो। लू फेंग भी ऐसा सोचता है कि वो भी ऐसा नहीं कर सकता था। लू फेंग अपने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता था, लेकिन लू फेंग कभी भी दूसरे क्रिएचर्स के लिए अपनी जान को दांव पे नहीं लगाने वाला था। मरते हैं मरने दो, लू फेंग ऐसा कभी भी कदम नहीं उठाएगा जिससे कि लू फेंग को मारा, लू फेंग अपने आप को किसी बड़े खतरे में डाल दे, मतलब पावर लेवल का गैप काफी ज्यादा है। तो वो एंग फेंगिया कहता है कि देखिए ये जितने भी बंदे हैं वो सभी एवन एंड हर्थ के एसेंस से, और वो सभी ब्रिलियंट लाइफ में आते हैं। अब ये देखकर लू फेंग को काफी बड़ा सदमा लगता है कि ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। परहैप्स ऐसा है कि यहाँ पे उस बंदे के लिए बाकी सारे लोगों के लिए काफी ज्यादा प्यार होता है। लू फेंग उसकी तरफ देख कर कहता है कि मेरे अंदर 19 रजिस्टर्ड डिस्पल है मेरे सेट के अंदर, क्या तुम 20 बनना चाहते हो। यहाँ पे लू फेंग को काफी ज्यादा टैलेंट पसंद होती है, और ये इसको देखकर पता लगा पा रहा था कि ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा है, इसका नेचर भी काफी ही ज्यादा, ये दूसरों के लिए अपनी लाइफ को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। अब एन फेंगिया उसकी तरफ देख कर कहता है योर मैजेस्टी, मैंने गॉड किंग जीवो के सन को ऑफेंड किया है। तो वहाँ पे लू फेंग उसकी तरफ देख कर कहता है कि आज के बाद यहाँ पे कोई भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट में गॉड किंग जीवो नहीं होगा। यहाँ पे देखा जाए तो गॉड किंग के फर्स्ट लेवल का ही बंदा होता है, और जबकि उसका ग्रीस अपने स्टूडेंट के साथ है तो लू फेंग बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकता था। और दिखाया जाता है कि एन फेंगिया अपने घुटनों पे आकर कहता है कि डिस्पल एन फेंगिया अपने मास्टर को ग्रीट करता है, जिसके बाद लू फेंग स्माइल करने लगता है, उससे काफी ज्यादा स्मार्ट मतलब सेटिस्फाइड होता है, और इसी वक्त लू फेंग अपने क्लोन को भेज देता है वॉइड के थ्रू क्रॉस कराकर, ताकि वो जीवो डिवाइन किंग को वहां पे ला सके। और यहाँ पर लू फेंग मतलब फिर से धमकाने वाला कि देखो मेरा डिस्पल मुझे पसंद आ गया है, तो यार तुम छोड़ दो या फिर मुझे तुम्हें मारना पड़ा है, क्योंकि लू फेंग के लिए अब गॉड किंग के फर्स्ट लेवल को मारना एक चींटी के मारने जितना हो गया है, क्योंकि लू फेंग काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।